टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप परिवार सहित अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथ ही आरओ एपीएस और पीसीएस तीनों की तैयारी सटीक ढंग से सटीक रणनीति के साथ कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश की जो जनरल स्टडी है उनके प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि उसमें जो तथ्य बताए जाएं उनको आप गंभीरता से समझें, नोट कर सकें और अगर एग्जाम में वे प्रश्न आते हैं तो सटीक और सही तरह से आप उन्हें हल कर सकें। अगर आप हमारे YouTube मंच पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ड्रीम केवल ड्रीम रहेगा अगर आपका एक्शन नहीं है। जैसा कि आज मैंने थोड़ा नया शुरुआत किया है एक मोटिवेशन थॉट के साथ जो चित्र के साथ आपके सामने है। ए ड्रीम विल बी ए ड्रीम। अगर आप केवल सोचते हुए रहते हैं तो ये जो मंजिल है केवल और केवल आपकी दिमाग में रहेगी, वास्तव में मंजिल तक आप नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप एक्शन कर लेते हैं तो यही ड्रीम आपका क्या हो जाता है, रियलिटी हो जाता है। और आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम है या तो पीसीएस होगा, फिलहाल क्योंकि मैं तो पीसीएस पढ़ा रहा हूं और इस अगर मंच पे है तो हो सकता है आपका आरओ और एआरओ हो या आपका एपीएस हो। तीन को लेके बात कर रहा हूं। ये शॉर्ट एक आपका लक्ष्य हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्शन में लाना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है और समयबद्ध यानी टाइम बाउंड अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना है। आशा है आप इस तथ्य को समझे होंगे, इस मैसेज को समझे होंगे। चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। इसका क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। यह भी कथन सत्य है आपका, यह भी कथन सत्य है। और इसका क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 8.33% है। तो बच्चों ये आपका जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है वो 7.33% है। यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, वो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कथन एक और दो, कथन एक और दो सही है, सारी यही ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी आप यहां पहले इस तरह से टिक लगाएंगे कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शन पर फिलअप करेंगे। ये गलती नहीं करेंगे और ना ही कोई जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो आप जो एक साधारण स्टूडेंट होता है जो इन्हें छोड़ देता है, उससे आगे निकलने का जो चांस है वो खो देते हैं। ध्यान रखिएगा आते हुए प्रश्न गलत हो सकते हैं। मेरा काम आपको समझाना है, हर लेवल पे समझाना है, पाठ्यक्रम के लेवल पर और आने वाली जो समस्याएं हैं जो आप फेस करते हैं उनको भी समझाना होता है कि कैसे इनसे निराकरण किया जाए और कैसे इनका समाधान किया जाए। चलिए अब यहां देखते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखो असत्य पूछा है, यानी 3 कथन क्या होंगे इसमें, ट्रू होंगे, सत्य होंगे। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। ये बच्चों स्टेटमेंट ठीक है आपका। प्राचीन जलोढ़ निक्षेप को खादर और नवीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं। बस यही गड़बड़ है। जो प्राचीन जलोढ़ है उससे खादर नहीं कहते बच्चों, उसे कहते हैं क्या, बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। और नवीन जलोढ़ है उसे कहते हैं खादर। तो ये बांगर नहीं कहता, उल्टा कर दिया इस स्टेटमेंट में, यानी जहां बांगर लिखाना चाहिए था वहां खादर लिख दिया है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ये स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग हो गया। असत्य पूछा है, आपका आंसर आ गया है। लेकिन हम और को भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। आप देखो जिस तरह से आप यूपी का अगर नक्शा आप देखेंगे
ठीक है। तो इसका जो मैदानी भाग का जो ढाल है वो इस तरह से ये है ना, ये हिमालय से नदियां निकलती हैं, ठीक है, और ये कहाँ है, दक्षिण पूर्व की ओर जाती हैं। आप इस तरह से देख लो, ये आपका ईस्ट होता है और ये क्या है आपका साउथ है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, और ये वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व होती है, अर्थात जो क्या है साउथ ईस्ट होती है, ठीक है। तो ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। सोनभद्र एवं बघेलखंड, सोनभद्र में यानी सोनभद्र जिले में बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों का भाग सम्मिलित है। देखिए ये बुंदेलखंड यहाँ पर आपका ये जो पड़ता है वो सोनभद्र पड़ता है, ठीक है, और यहां पर सही बात है कि बघेलखंड और बुंदेलखंड ये दोनों के भाग को स्पर्श करता है, या कहिए बघेलखंड और बुंदेलखंड का जंक्शन किस जिले को कहा जाता है, तो उसका भी आंसर आपका बच्चों सोनभद्र हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या है इसमें, यह है। अब यहां पर बांगर, जो प्राचीन जलोढ़ होती है उसे हम बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ होती है उसे हम खादर कहते हैं। यह कथन हमेशा याद रहना चाहिए कि कई बार यह कथन आपका आया है, ठीक है। एसी कुछ ज्यादा तेज हो गई है, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा सा डिटेल चित्र के माध्यम से हम खादर और बांगर को समझेंगे। अब देखिए ये आपका क्या है, हिमालय है, ठीक है, हिमालय, और हिमालय के बाद जो पहला जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भावर। ध्यान रखना, ये पूछ सकता है, क्रम भी पूछ सकता है, हिमालय यानी पर्वत के बाद कौन कौन सा पड़ता है, और उसके बाद जो पड़ता है वो पड़ता है तराई। कौन सा क्षेत्र पड़ता है बच्चों, तराई क्षेत्र पड़ता है, जिसका डिटेल में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बताऊंगा, यहां बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो एरिया है ये वाला, यानी तराई के बाद, यानी जहां पर नदी का जल अब आसानी से नहीं पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बांगर, क्योंकि पुरानी जलोढ़ है यहाँ, ये क्या है, पुरानी जलोढ़ है, यानी बाढ़ का पानी अब इस एरिया तक नहीं पहुंचता है। और जो नया जो जलोढ़ है ये वाला, और ये होता है आपका बच्चों खादर। तो ध्यान रखना, ये जो नदी का तल है, नदी के तल के बाद पहले आता है खादर, खादर के बाद क्या आएगा आपका बांगर आ जाएगा, और अगर हम यूपी में देखेंगे तो आपका फिर आएगा तराई, और तराई के बाद भावर, और उसका हिमालय आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्रम पूछा जा सकता है आपका हिमालय से। तो हिमालय के बाद आएगा भावर, भावर के बाद आएगा तराई, तराई के बाद आएगा बांगर, और बांगर के बाद आएगा खादर। यानी अगर मैं इस तरह से लाइन खींचूं तो दोनों तरफ से पूछ सकता है। अगर ये नदी की तरफ से पूछे तो नदी की तरफ से क्या आएगा, खादर, खादर के बाद आएगा बांगर, बांगर के बाद आएगा तराई, तराई के बाद आएगा भावर, और भावर के बाद आएगा हिमालय। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए ये नदी बह रही है, ये क्या है आपकी नदी बह रही है, और शुरुआत में इसका जो पानी कहाँ रहा होगा, यहां तक आया होगा, कहां तक, यहां तक। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, तो ये आपका क्या है, ये आपका बांगर है। और आप वर्तमान में पानी का जो बाढ़ का क्षेत्र है वो आपका यहां तक आता है, मान लो ये सॉरी यहां तक आता चढ़ता है इतने एरिया में, ठीक है। तो ये वाला जो बचा एरिया, ये कौन सा बचा, ये बचा आपका खादर। तो इस तरह से आप डायग्राम बना करके आप मेंस में लिख सकते हैं, और डायग्राम बना करके नोट्स में इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, पीलीभीत, बरेली, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों है वो है आपका बरेली। बरेली नेपाल की सीमा को टच नहीं करता है, बल्कि ये बरेली जो है वो किसको है, उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो प्रदेश है उसकी सीमा को टच करता है। अब इसको नक्शे के माध्यम से हम देख लें तो जो उत्तर प्रदेश है वो कैसा है, लैंड लॉक्ड प्रदेश है, चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है ये। देखें तो उत्तर में आपके इसके नेपाल है, क्या है, नेपाल है। ये 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, वो आपका दिल्ली है, ठीक है। हम यहां से देख लेते हैं, ये आपकी जो बॉर्डर है ये आपका ये आपका नेपाल है, ठीक है, क्या है आपका नेपाल है। तो नेपाल में आपके 7 जिले टच करते हैं, नेपाल से आपके 7
7 जिले टच करते हैं। जैसे पहला आपका है पीलीभीत। कौन है? पीलीभीत है। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी है, और ये लखीमपुर खीरी क्या बच्चों, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी है। उसके बाद आपका आता है बहराइच। बहराइच के बाद आता है श्रावस्ती, फिर आएगा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो आपको पश्चिम से पूर्व का विक्रम आपको याद होना चाहिए। क्या बताया मैंने आपको बच्चों? पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराज। कितने जिले हैं? ये आपके 7 जिले हैं। ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि नेपाल में नेपाल की सीमा को टच करने वाला पश्चिमी जिला कौन सा है? तो पीलीभीत, पास है पीलीभीत और पास है पश्चिमी जिला। और अगर मैं पूर्व की जिला की बात करूं तो महाराज, कौन सा? महाराजगंज है। यही आपको ये जो दिखाई दे रहा है वो आपका जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बिहार का बॉर्डर। बिहार में कौन सा है? तो बिहार में देखो महाराजगंज टच करेगा, साथ ही टच करेगा कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और आपका चंदौली और सोनभद्र है। ठीक है। ये किसको है? ये बिहार को टच करते हैं। और बिहार को भी कितने जिले टच करते हैं? 7 टच करते हैं। कौन कौन सा? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। और ये ध्यान रखना आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ याद करना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सोनभद्र है। सोनभद्र कई बार प्रश्न आया बच्चों, ये 4 प्रदेश को टच करता है। इधर करेगा बिहार को टच करेगा, फिर झारखंड को करेगा, नीचे छत्तीसगढ़ को करेगा और इधर आपको एमपी से टच ये करता है। तो आई थिंक ये बात आप समझ लिए होंगे। सबसे ज्यादा जो जिले हैं बच्चों वो क्या है? सबसे जो ज्यादा जिले हैं वो एमपी के साथ हैं और कितने? 11 हैं। अब एमपी की हम बात करें, है ना, तो कहां से टच करेगा? सबसे पहले आपका यहां से टच करेगा, आगरा से टच करेगा, आगरा को टच करेगा, फिर करेगा ये इटावा आ जाएगा, फिर आ जाएगा जालौन आ जाएगा। ठीक है। जालौन के बाद ये जो आपको दिखाई दिया ये आपका झांसी है, और ये 3 ओर से गिरा है ललितपुर, एमपी से ये आ जाएगा। ध्यान रखना ये जो ललितपुर है वो 3 ओर मध्य प्रदेश से गिरा हुआ है। झांसी के बाद जो टच करता है वो आपका महोबा है, ये बांदा है, चित्रकूट है, फिर प्रयागराज, ये फंसा देता है प्रयागराज, मिर्जापुर और फिर आपका बच्चों ये आपका हो जाएगा सोनभद्र। तो ये 11 जो जिले हैं वो एमपी से टच करते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा सीमा रेखा उत्तर प्रदेश की जो है वो आपकी किसके साथ में है? वो आपकी मध्य प्रदेश के साथ में ही आपकी है। ठीक है। अब यहां पर बात आती है राजस्थान के, तो राजस्थान के 2 ही जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक है मथुरा बच्चों, कौन सा है? मथुरा, और दूसरा है वो आपका है आगरा। ठीक है। आगरा की जो स्थापना है वो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। 1504 में की थी और 1506 में इसे राजधानी बनाया गया था। ठीक है। अब हरियाणा की बात कर लें तो बच्चों हरियाणा के जो कितने जिले हैं? हरियाणा जो है, हरियाणा के 6 जिले हैं। हरियाणा को टच करने वाले यूपी के कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। हम देख रहे हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपका है सहारनपुर, यहां से हरियाणा बॉर्डर सहारनपुर, फिर आएगा शामली। शामली क्या है? जो ये जो शामली है ये सबसे पश्चिमी जिला है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है। शामली के बाद में ये छोटा सा आएगा, वो आएगा बागपत। बागपत के बाद में ध्यान रखना, बागपत के बाद ये टच करेगा, ये है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। ध्यान रखना हरियाणा की सीमा को गाजियाबाद टच नहीं करता है। गाजियाबाद हरियाणा की सीमा को टच नहीं करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और फिर आ जाता है आपका अलीगढ़, ये वाला, और छोटा सा आ जाएगा ये आपका मथुरा। तो एक बार पुनः देख लें, सहारनपुर, शामली, बागपत, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये टोटल 6 जिले जो हैं वो हरियाणा को टच करते हैं। ध्यान रखना जो सबसे पश्चिमी जिला है वो है आपका कौन सा? शामली है। अब देखो सहारनपुर कैसा है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और ये हिमाचल प्रदेश को टच करता है, यानी सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है। और सहारनपुर की बात करें तो ये पूर्व में ये किसको टच करता है? ये उत्तराखंड को टच करता है, पश्चिम में ये हरियाणा को करता है और उत्तर में ये आपको हिमाचल प्रदेश को टच करता है। तो सहारनपुर 3 प्रदेशों को छूता है, जबकि सोनभद्र
4 को छूता है। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब ये जो आपका दिखाई दे रहा है, मैं नीले से मैंने कलर दिया है, ये है आपकी दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली है ये आपकी 2 जिलों को टच करता है। एक तो ये गौतम बुद्ध नगर, कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, और ये जो है वो है आपका गाजियाबाद। तो दिल्ली की सीमा पर आपका गाजियाबाद भी है और आपका गौतम बुद्ध नगर भी है। उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में भी 7 जिले टच करता है। अब यहां से बात करो, ये जो बॉर्डर है ये किसका, उत्तराखंड का बॉर्डर है, यहां तक जाता है। तो पहला कौन सा है, सहारनपुर है, कौन सा, सहारनपुर है। उसके बाद है मुजफ्फरनगर, फिर है आपका बिजनौर, बिजनौर के बाद आएगा मुरादाबाद, फिर आएगा रामपुर, बरेली और फिर पीलीभीत है। पीलीभीत है वो उत्तराखंड को भी टच करता है और नेपाल को भी टच करता है। इन दोनों के जंक्शन पर पीलीभीत स्थित है। इस तरह से मैंने आपको यह बताया कि उत्तर प्रदेश से लगभग जो स्टेट है और उनसे कौन कौन से जिले छूते हैं, इसको आप बकायदा नक्शे में जो नक्शा है उसे फिल करिए और लिख लिख करके जरूर देखिए। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जब 4 चलेंगे तो हम क्या देखते हैं इसमें, निम्न में से कौन सा प्रदेश सोनभद्र को स्पर्श नहीं करता। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा आपका टच नहीं करता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, ये 4 जो स्टेट हैं वो क्या करते हैं, सोनभद्र को स्पर्श करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया, पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था। इस तरह से फिर एक बार देख लीजिए, ये आपका जो है सोनभद्र है, ये क्या है, सोनभद्र है। ये क्या है, एमपी को टच करता है, प्लस आपका छत्तीसगढ़ को टच करता है, झारखंड को टच करता है और आपको बिहार को टच करता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इसमें क्या कह रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का घटता हुआ क्रम क्या है ना। तो देखो, सबसे जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लखीमपुर खीरी है, तो ये तो कट गया आपका। अब यहां पर आए लखीमपुर खीरी में, और देखिए चारों जिलों को उलट पुलट के लिखा गया है, बहुत गंभीर प्रश्न है। तो देखिए इसमें देखो, पहला जो है वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सोनभद्र बच्चों, फिर आता है आपका हरदोई और फिर आता है आपका सीतापुर। अब ये क्रम है, आप देख सकते हैं किससे मैच कर रहा है, ये लखीमपुर खीरी, फिर है सोनभद्र, कहां है ये, देखो आपका डी है। डी जो ऑप्शन है बच्चों वो आपका क्या हो गया, राइट आंसर है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार मिर्जापुर और समान पक्षी विहार मैनपुरी और लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। तो देखिए जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ये मिर्जापुर में नहीं है, कहां पर है, ये प्यारे बच्चों ललितपुर में है। ललितपुर में क्या है, देखिए ललितपुर में देवगढ़ है और देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, जहां पर जहां जो आपका मंदिर है उसमें विमान का जो प्रथम साक्ष्य है वो ललितपुर के देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद और 2 गणराज्य स्थित थे। तो देखिए इसमें 8 महाजनपद थे और 2 गणराज्य स्थित थे, यानी बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे और उसमें 2 गणराज्य उत्तर प्रदेश के, वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित हैं। मिर्जापुर सोनभद्र से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह कथन तो सत्य था ही, ये भी सही है। मिर्जापुर और सोनभद्र से जो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में जब मैं मीजोलिथिक जो एरा पढ़ा रहा था, जो पीरियड पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, और उसमें मैंने आपको बताया था मोरहना की पहाड़ी, कौन सी, मोरहना की पहाड़ी, मोरहना पहाड़ी, ठीक है, वहां से आपको प्राप्त हुए हैं। साथ है बघई खोर, बघई खोर, ठीक है, यहां से भी आपको मीजोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल के क्या है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और लेखहिया, जहां से लेखहिया, यहां से मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से 3 जो प्रमुख क्षेत्र हैं मिर्जापुर सोनभद्र के आसपास के, मोरना की पहाड़ी, बघई खोर और लेखहिया, यहां से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी ये कथन भी आपका सही है।
धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पतंजलि की जानकारी मिलती है। वेरी गुड, ये सही है। धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है उसमें पतंजलि की जानकारी मिलती है। साथ ही क्यों मिलती है ये समझ लो। जो शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग, इसने क्या किया था, इसने अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे। तो इसकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से ही प्राप्त होती है, जो धनदेव का है, संस्कृत का अभिलेख है। तो यानी ये कथन भी आपका सही है। अब आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1506 में की थी। देखिए 1506 में नहीं की थी, ये 1504 में की थी। क्या की थी? 1504 में। 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। क्या बनाया था बच्चों? राजधानी बनाया था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे लगता है कि आप हमारे संस्थान की जो भी टेस्ट सीरीज आप देख लेंगे तो आपके सारे के सारे प्रश्न ठीक हो जाएंगे, गारंटी इस बात की। ठीक है। 8, कोई गारंटी नहीं लेता, मैं गारंटी लेता हूं, पास कराने की गारंटी लेता हूं, बस आपको मेरी बात को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे जो मैटर है उसको पढ़ना पड़ेगा और टेस्ट देना पड़ेगा। गारंटी इस बात की है, 100% एग्जाम निकलेगा। ठीक है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? स्मार्ट सिटी मिशन 2015, पंचायत मित्र योजना 2 फरवरी 2006, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना 2007, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 2013। तो देखिए स्मार्ट सिटी मिशन है 2015 में शुरू हुआ है, 2 फरवरी 2006 को ये पंचायत मित्र योजना भी शुरू हुई। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना देखो ये 2007 में नहीं है, ये आपके कब है? 2005 में है। और ये उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और तब ये स्टार्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 2013, ये आपकी सही है। ये भी सपा में सपा जो सरकार है उसकी योजना है, ये भी सपा सरकार की योजना है। और स्मार्ट सिटी मिशन भी समाजवादी पार्टी की योजना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निचली गंगा नहर मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ये इसको तो आप नोट कर लीजिएगा। अभी से देखिए मैं बता दिया आपको, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निचली गंगा नहर निचली गंगा नहर 1878, रामगंगा नहर 1975, पूर्वी यमुना नहर 1830 और ऊपरी गंगा नहर 1832 है। तो देखिए इसका जो राइट तो आंसर है डी वाला है कि ऊपरी जो गंगा जो नहर है वो 1832 में नहीं है, ये 1840 से बनना स्टार्ट हुई थी और 1854 यानी डलहौजी के समय तक ये कंप्लीट हो गई थी ऊपरी गंगा नहर। ठीक है। ऊपरी गंगा नहर का समय आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जो नहर है इस साल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊपरी गंगा नहर है, ये गंगा से निकाली गई है और ये हरिद्वार से निकाली गई है। और लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, वो है 340 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा। आपका तो आंसर आपका डी हो गया, लेकिन मैं बाकी ऑप्शन को भी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। तो ऊपरी गंगा नहर कब है? 1840 से लेकर के 1854 के समय ये निर्मित हुई है। अब बात कर लेते हैं निचली गंगा नहर की। देखिए जो निचली गंगा नहर है वो कब है? निचली गंगा नहर है वो 1878 में लिटन के समय स्टार्ट हुई। कब? लॉर्ड लिटन के समय स्टार्ट हुई थी निचली गंगा नहर है। और ये निकली कहां से है? ये उत्तर प्रदेश में आपने नाम सुना होगा बुलंदशहर, और बुलंदशहर में है नरौरा एक स्थान, जहां पर हमारा एकमात्र परमाणु केंद्र यूपी का। तो नरौरा से आपकी निचली गंगा जो नहर है वो निकली है। अब बात करते हैं रामगंगा नहर है, तो रामगंगा नहर 1975 में निकली और ये कहां से निकली है? ये निकली है बच्चों कालागढ़ से। कहां से निकली है? कालागढ़ से निकली है। पूर्वी यमुना नहर मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ये 1830 में, ये पूर्वी जो यमुना जो नहर है वो कब से? 1830 से ये शुरुआत हुई, बनी है। और इसकी जो लंबाई है तो बच्चों वो है 1440 किलोमीटर। किसकी? पूर्वी यमुना नहर की जो लंबाई है वो 1440 किलोमीटर है। और ये सहारनपुर से निकलती है और जो यमुना नदी है उसके सारे बहती है और अंत में ये यमुना में ही मिल जाती है। ध्यान रखना, किसमें? ये किस मिलेगी? यमुना में मिल जाती है। तो इस तरह से मेरा जो आपका 9 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। 10वां क्वेश्चन की बात करें
मोदा बांध किस नदी पर बना हुआ है? बिरमा नदी, अर्जुन नदी, बेतवा नदी और शहजाद नदी। तो ये मोदा बांध है, ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बुंदेलखंड में है, और ये बिरमा नदी पर बना हुआ है। तो ये आपके 10 प्रश्न थे। मैं अब थोड़ा मतलब की बात कर लूं, आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप मोबाइल एप्लीकेशन यानी जो टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पर आप जाकर के हमारी टेस्ट सीरीज का परचेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा है, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ऑफर की मैं बता दूं आपको कि यहां से आपको मात्र 2500 रुपए में, कितने 2500 रुपए में आपको नोट्स मिल जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, फुल टेस्ट है, हिंदी भी सब है, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, लगभग 200 टेस्ट हैं आपके, और जिसमें से टॉपिक वाइज टेस्ट कर रहा हूं, कुल मिलाकर के टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, हिंदी सब मिलाकर के 200 टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मिनिमम बताए, ज्यादा भी हो सकते हैं। 2500 रुपए में मात्र ये मिल जाएगा। साथ ही हमारे जो कोर्स का जो रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, समय समय पे हम लाइव सेशन भी लेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको इसी 2500 रुपए में मिल जाएंगे। ये ऑफर 15 तारीख तक है, यानी 15 नवंबर तक है। कमेंट बॉक्स में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और परचेज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।